जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ मेहमान बनकर पधारे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के वो दिग्गज जिन्होंने मेडिकल रैप से एक बिजनेसमैन तक का रोमांचक सफर तय किया है और उनका नाम है श्री हेमंत गुप्ता जी। दोस्तों, हमारे प्यारे हेमंत जी बीएससी करने के बाद बी फार्मा की पढ़ाई करने के लिए मेरठ आए। फिर उन्होंने मेडिकल रैप के रूप में इस मेडिकल जगत में कदम रखा, जहां उन्होंने दवाइयां तो बेची ही बट साथ में जिंदगियों को बचाने में भी अपना अहम रोल अदा किया। कई सालों तक इस क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने के बाद उनके अंदर का उद्यमी जगा और वो अपने सपनों का कारोबार खड़ा करने निकल पड़े। आज हेमंत जी न सिर्फ एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि उनकी कंपनी हेल्थ केयर उद्योग में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे बात करते हैं हेमंत जी से और उनकी इस वंडरफुल जर्नी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं उन्हीं के मुंह से। और एक बात और दोस्तों, हमारे मेडिकल फील्ड के सभी भाइयों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी बी फार्मा में हैं, ये इंटरव्यू किसी खजाने से कम नहीं है। तो जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा और हेमंत जी के अनुभव से सीख लेने का एक भी मौका मत चूकिए। जोर शोर से तालियां बजाइए हमारे मेहमान श्री हेमंत गुप्ता जी के लिए और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिए। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आइए मिलते हैं हेमंत जी से। धन्यवाद। हेमंत भाई नमस्कार। नमस्ते सौरभ भाई, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आपको। थैंक यू वेरी मच जी। और मैं आपके माध्यम से मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हेमंत भाई हैं ये बहुत सीनियर मेडिकल रैप रहे हैं और सीनियर मेडिकल रैप के बाद में फिर इन्होंने अपना बिजनेस का सफर स्टार्ट किया। तो मैं हेमंत भाई आपका स्वागत करता हूँ bpharmajob.com यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। और आपसे बात करने का बहुत अच्छा मौका है आज मेरे पास में। तो मैं सबसे पहले आपसे आपने तीन जर्नी आपने करी। पहली जर्नी आपकी एज ए मेडिकल रैप रही है। जी जी। फिर आप उसके बाद में मैनेजमेंट में भी गए, मेडिकल में आप एरिया मैनेजर रहे। जी जी। फिर उसके बाद आप बिजनेस में भी आए। तो और जब आपने बी फार्मा कर रही थे तो वहाँ पे आपका जो थॉट था और आज आप एज ए बिजनेसमैन जब काम कर रहे हैं तो इस थॉट प्रोसेस में बहुत सारे चेंज हुए होंगे। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे सुनने वाले हैं नए साथी हैं इनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले और ये आपका भी तजुर्बा सुन पाए और जो पुराने साथी हैं या जो अभी बीच मझधार में हैं उनको समझ पाए कि भैया एक्चुअल में जर्नी होने कैसे वाली है आगे चल। जी। तो इसके माध्यम से मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस को बताता हूँ, आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं कि हेमंत भाई ने 2011 में बी फार्मा कंप्लीट करी थी और उसके बाद ये फिर फार्मा में इन्होंने काम करना शुरू किया। फिर 2-3 अच्छी फार्मा कंपनी का इनको एक्सपीरियंस रहा है जो हम इन्हीं के बारे में इनसे सुनेंगे अभी कहाँ इन्होंने कैसे कैसे काम किया। और फिर ये बाद में फिर मैनेजर भी बने और फिर मैनेजर बनने के बाद में इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। आज की डेट में अच्छा बिजनेस अपना रन कर रहे हैं और आगे की बातें हेमंत भाई से उन्हीं के मुंह से उन्हीं की जबानी सुनेंगे। तो हेमंत भाई, मैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछना चाहती हूँ ऑडियंस के लिए कि एक मेडिकल रैप के रूप में जब आपने काम किया तो आपका सबसे जो है जो यादगार अनुभव था, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी ही यात्रा के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से आप उठे और कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचे, कहाँ पे क्या बी फार्मा करा, क्या कोर्स करे, फिर कैसे कैसे आपकी जर्नी हुई, किस किस कंपनी में आप गए, कितने सालों का टोटल समय दिया, वो चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे पास टाइम की कोई शॉर्टेज। ठीक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार सौरभ भाई, आज आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और मेरी खुशनसीबी भी है। धन्यवाद। जो ऑडियंस आज मुझे सुन रही है और जो सुनने के बाद में अभी जो 15 से 20 मिनट 25 मिनट की जो ऑडियो की क्लिप सुनने के बाद में जो उनके अंदर परिवर्तन होंगे और अगर मैं उस परिवर्तन में थोड़ा भी अपनी तरफ से अपने संघर्ष, अपने पिछले 12-13 साल की मेहनत से अगर थोड़ा भी परिवर्तन ला सका तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का समय। जो हम और आप बिल्कुल जो हम 15-20 मिनट 25 मिनट जो बात करेंगे ये निचोड़ होगा उन 15 सालों का, पिछले 15 सालों जी। मैंने तो अपना जीवन जो बी फॉर्म करने के बाद में तैयारी शुरू की थी वो 2011 से शुरू, 11 जुलाई 2011 से। अच्छा, थोड़ा सा उससे बैक जाता हूँ, आपको भी पता होगा थोड़ा सा। सौरभ भाई, मैं बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिल्कुल, मेरे फादर भारतीय सेना से रिटायर हैं और ज्यादा तनख्वाह होती नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। काफी लो बैकग्राउंड से यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, 5वीं। बहुत मुश्किल से भागना दौड़ना, दूर स्कूल होते थे। फिर उसके बाद में एक छोटा सा स्कूल, जगह चेंज होती रहती थी, पापा जी की लोकेशन, 2 साल कहीं 3 साल कहीं, बहुत परेशानी हुई। पिता दूर थे, माता जी को इतना कुछ होता नहीं था, तो धीरे धीरे हेल्प करती रहती। तो होता क्या है भैया कि
मेरी जो स्कूलिंग शुरू हुई, जी होता क्या है कि 2000 स्टार्टिंग हुई 2011 से, लेकिन उससे पहले जब मैंने 12th किया था तो 12th किया था मैंने यूपी बोर्ड से। जी। हाँ, यूपी बोर्ड से 12th किया। उसी समय ही लग गया था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर जीवन में। जी। जो आने वाली चुनौतियां थी वो धीरे धीरे समझ में आने लगी कि हाँ भाई क्या क्या चीजें चैलेंजेस में रहेंगी। अगर आपको अपने आप को नहीं बदलोगे तो चीजें धीरे धीरे डेवलप हमारे हाथ से निकल चल जाएंगी। 2005 में मैंने इंटर किया यूपी बोर्ड से ही, फर्स्ट डिवीजन से। वहां से करने के बाद में मेरठ आया। अच्छा जी। मेरठ जब आया तो मेरठ आने के बाद में पता लगा कि बोले भाई यहाँ तो एक बहुत बड़ा हुआ है, और वो हुआ है अंग्रेजी का। जी। और वो दूर से दिखाई देता था, बोले हमें तो अंग्रेजी में आता, हम यूपी बोर्ड से डर अलग। तो आपको मैं वास्तविकता बताता हूँ अपने जीवन की। एक आपने सुना होगा और जी। बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, देखा भी होंगे कि जो जी। लोग कहते हैं कि साहब मैंने जीरो से शुरू किया, सुने होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब मैं एक इंस्टीट्यूट था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एक इंस्टीट्यूट का मैं टेस्ट देने के लिए गया था। फर्स्ट डे जब मैं इंटर करके निकल के आया, वो दिन था 8 अप्रैल 2000 जी। और मैंने उस इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट डे वो जो टेस्ट हमने पिछली लास्ट डे दिया था उसके डिस्प्ले किया गया। जी। तो जानते हो मेरे नंबर कितने आए थे? जी। -2। -2। अच्छा। -2 वो मेरा पहला टेस्ट था, और वो मेरी औकात दिखाने के लिए सफिशिएंट था। जी। जबकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो वहाँ क्लास में सभी जगह मेरा दबदबा था, बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और मैंने इंटर भी फर्स्ट क्लास पास करी थी, फर्स्ट डिवीजन से। यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन होना बड़ी बात है। 2005 में मात्र 13 बच्चों की फर्स्ट क्लास थी, उस 13 में से एक मैं भी था। लेकिन जब मैं, जी हाँ, मेरे स्कूल में, जी जी। मेरे विद्यालय से जिससे मैंने इंटर किया था, उसमें 13 बच्चे फर्स्ट थे, और जबकि 267 बच्चों ने एग्जाम दिया था इंटर क्लास का, इंटरमीडिएट का। उसमें से 13 बच्चों की फर्स्ट थी, उन 13 में एक मैं भी। उस करने के बाद में मैं -2 से स्टार्ट कर रहा था अपनी जर्नी। अच्छा। हमने कहा मैंने कोई यार बहुत अच्छे से लड़ेंगे। हमने अपनी तैयारी शुरू करी, 2005 निकली। धीरे 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 हमने 2005 में एंट्रेंस एग्जाम देने शुरू करे। ओके। और मैंने 2005 में 13 फॉर्म भरे थे सर, CPMT के, AIPMT, AMU, बहुत सारे फार्म भरे थे। तो 13 मिला के फार्म भरे थे, और 13 में 0, कहीं कोई नंबर नहीं, कहीं से। सिर्फ एक CPMT में एक सीट मिली थी BAMS की, फैजाबाद। अच्छा। तो हमने सोचा मैंने कि BAMS की सीट मिल रही है, नेक्स्ट ईयर और तैयारी करेंगे, कुछ अच्छा निकाल। तो MBBS मिल जाए। हाँ, MBBS हमें मिल जाएगी। हमने और तैयारी करी, और 2006 में और मेहनत करी, 1 साल और ड्रॉप किया फिर हम, मतलब कि मैंने 2 साल अपने ड्रॉप सिर्फ इसी चक्कर। और उसी के साथ साथ मैं मेरठ कॉलेज से BSc करता रहा, बायो। अच्छा। लेकिन हाँ, एक ललक थी कि बस कुछ करना है। अगर मैं घर छोड़ के आया हूँ, अपने माँ बाप छोड़े हैं, अपना परिवार छोड़ा है, तो कुछ करना है। जीवन में संघर्ष रहे बहुत बेहिसाब। पैसे की तरक्की थी नहीं, इतनी पैसा था नहीं। फादर मेरे रिटायर होके आ चुके थे आर्मी से, तो घर में बड़ा भी मैं ही था। चुनौतियां रही, और चुनौतियों के लिए मैं सिर्फ, जो मेरी ऑडियंस सुन रही है, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, एक ही लाइन में। देखो, चुनौतियां पहले थी, मेरे साथ रही, और आगे भी रहेंगी, लेकिन आपको हार नहीं मान, बस ये लाइन यहाँ खत्म हो जाती। चुनौतियां रहेंगी सर। तो सर उसके बाद में हमने नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करनी शुरू करी, और अच्छे से तैयारी। तब हमारा सिलेक्शन यूपी सीट में, UPTU से, जो UPSC होता था, बहुत सारी जगह देने के बाद में एक सीट हमारी B फार्मा की निकली थी UPTU की। इसमें मेरी 128 रैंक। 128? हाँ, जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में, बिना किसी कोटे के। यानी कि लगभग 3 लाख बच्चे उस टाइम एग्जाम देते थे, जो मुझे ध्यान है। 3 लाख, शायद इससे ज्यादा हो सकता है नंबर उस टाइम पे भी। जी जी। तो 3 लाख बच्चों में आपने 138 रैंक अपना अचीव करी जनरल पे। 128 बिना किसी कोटे के, बिना किसी रिजर्वेशन। ओके। तो मैं ऑडियंस से एक चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हेमंत भाई ने अपना प्रूफ करके दिखाया कि भाई जनरल कैटेगरी से होने के बावजूद 3 लाख बच्चों में 128 रैंक लाना बहुत बड़ी बात। उसके बाद में एक और एग्जाम दिया था मैंने पॉलिटेक्निक का। उसमें मेरी 8वीं रैंक, जो लखनऊ सिटी होती थी, जिसमें आपको पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट स्कूल मिलते थे। तो मेरी 8वीं रैंक थी, और मुझे उसमें भी स्कूल, अच्छा स्कूल मिला था, जहांगीराबाद का है जनता पॉलिटेक्निक। अच्छा जी। हाँ, वो मेरी गवर्नमेंट सीट पे था, और जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेना बड़ी बात, तो वो भी अच्छा था। फिर मैंने B फार्मा सेलेक्ट किया, और मेरठ में ही एक अपने विद्यालय है, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने वहाँ से B फार्म, BIT से, BIT प्रतापपुर जो। जी। और उसमें 4 साल अच्छे से मेहनत करी, बढ़िया तरीके से, और उतार चढ़ाव रहे, क्योंकि घर से दूर रहना एक अपने आप में चैलेंजिंग होता है सब चीजें। और धीरे 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 जर्नी आगे बढ़ती गई। कुछ चीजें समझ में आती रही, टीचर्स का बहुत सहयोग रहा, जो बड़े सीनियर्स थे उनका बहुत सहयोग रहा, और जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे कम होती गई। कुछ हमने अपने आप को देखा कि हाँ भाई, हमारी कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गलतियां हम कर रहे हैं बार, कुछ चीज को इम्प्रूवमेंट किया, और हम अपने जो डे बाई डे की लाइफ है उसे कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे करके मेहनत करी जाए। तारीफ की बात ये रही सौरभ भाई कि मैंने B फार्मा करी, लेकिन कभी ट्यूशन नहीं, खुद मेहनत। ओके। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि केमिस्ट्री का ट्यूशन लगाओ, इसका ट्यूशन लगाओ। हाँ, मेरा मैथ
मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने मैथ का ट्यूशन पढ़ा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर था हमारा बी फार्मा का, उसमें मैथ आती है, जिसमें इंटीग्रेशन होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं। अब मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी, तो मुझे मैथ पढ़ा, मैं मैथ का ट्यूशन मैंने पढ़ा। बाकी सब चीज़ें मैं स्कूल से ही, अपने कॉलेज से ही कवर करता था। जो टीचर्स होती थी, जहाँ से हेल्प लेनी होती थी, मैं उनसे बेझिझक हेल्प की। और जो अपने सीनियर्स थे, उनके कुछ नोट्स अगर मुझे मिल जाते थे तो मैं पढ़ता था। लेकिन पढ़े हुए नोट्स इतने समझ में नहीं आते, नोट्स आपको खुद अपने तरीके से बनाना। कभी भी नोट्स दूसरे के ज्यादा, हाँ उनसे आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने नोट्स खुद डेवलप, जिससे कि जब आप हाथ से लिख के देखते हैं ना, लिखते हैं उसे, तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई ये चीजें इसमें 2 लाइन और ऐड हो सकती है, जिससे कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सूटेबल हो। बिल्कुल नोट्स बनाता था हर सब्जेक्ट वाइज, हर टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। जैसा कि हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट होती थी, उसी तरीके से यूनिट वाइज में अपने नोट्स डेवलप करता था। और करने के बाद उसी चीज को धीरे धीरे बहुत सारी चीजों की हेल्प मिल जाती थी, उससे करके मैंने फिर बी फॉर्म किया। बी फॉर्म जब मैं फाइनल ईयर में था, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए पहली कंपनी आई बी फार्मा करने के बाद। बी फार्म फाइनल ईयर में, वो बात है फरवरी 2011 की। अच्छा जी। एग्जैक्ट डेट है 28 फरवरी 2012, वो सॉरी 2011, 28 फरवरी 2011, जब मैं बी फार्म फाइनल ईयर में था और मेरे मई में एग्जाम होने। तो फरवरी में जो कंपनी, पहली कंपनी आई, वो थी ल्यूपिन। ल्यूपिन कंपनी ने इंटरव्यू लिया, और उसका जो इंटरव्यू था उस समय 2011 में, वो 4 स्टेज में था। 4 स्टेज में था। सबसे पहले एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होता था, ऑनलाइन टेस्ट में मार्क्स बाद में बताते थे वो। फिर एक मॉक डिटेल के लिए एक इंटरव्यू होता था, जिसमें एचआर से कॉल आती थी आपको, वो आपसे बात करते थे, बातचीत करने के बेस पे वो आपको, अगर आपका पहला राउंड क्लियर है तो सेकंड में जाते थे, सेकंड राउंड क्लियर है तो थर्ड में, थर्ड राउंड क्लियर है तो फोर्थ, इस तरह से। और लास्ट राउंड जो होता था दिल्ली में था, जो एचआर के साथ रहता था, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन होती, लॉन्ग डिस्कशन। तो मेरा वो पहला इंटरव्यू था लाइफ का, और सब चीजें हुई। सब चीज करने के बाद में मेरे 3 राउंड क्लियर हुए। चौथा राउंड जो था, उसमें जो पहले राउंड का टेस्ट दिखाया गया, जो आपने रिटेन टेस्ट दिया, वहां मैं 1 नंबर से रहा था मैथ में। वहाँ 4 टेस्ट आते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ होता है जनरल, उसके बाद में उसमें बायोलॉजी होती है, और कुछ क्वेश्चंस आपके मेंटली एबिलिटी। बाकी 4 टेस्ट, 4 सेगमेंट होते हैं। उन 4 सेगमेंट में से मैथ में 1 नंबर कम था, उसकी वजह से वहाँ से मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया ल्यूपिन से। तो वो मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट के लिए। 1 मिनट यही बात रोकता हूँ मैं। इस बात को रोकने से पहले जो मेन काम है, मैं लाइन बच्चों को बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उस ऑडियो को, उसके लिए मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखो, अगर जीवन में कुछ करना है वास्तविकता में, सबसे पहले एक अपना लक्ष्य बना। मेन चीज क्या है, एक आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए, और उसी के पीछे काम कर। अगर वो नहीं है तो भागते रहो। एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि बॉम्बे जाना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए मुझे जाना कहाँ है। बिल्कुल। और उसके लिए आपको अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं तो लगाओ। 6 महीने लक्ष्य बनाने में जल्दी मत करो, आपके पास समय है, लेकिन वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। बेस अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपके पास पैसे हैं, थैला है, बाइक है, सब जाना है, तो वो पता होना चाहिए मार्केट जाकर लाना क्या है। बेस सही बात। अगर ये चीज पता है आपको, तो आप पहुंच जाओगे। अगर नहीं पता तो आप अंधेरे में तीर चलता रहेगा। तो मुझे सन 2005 में जब मैं इंटर करके आया था, तो 2006 में मेरी चीज क्लियर थी, मुझे मेडिकल में जाना है, मेडिकल लाइन में। दूसरा, मुझे फार्मा कंपनी खोली, ये मेरी पहले से चॉइस। और आज भी मेरी जो डायरी है जो मैं लिखता था, उसमें लिखी हुई है कि मुझे एक फार्मा कंपनी खोलनी। अब फार्मा कंपनी कैसे खुलेगी, तो बी फॉर्म करना है। तो बी फॉर्म करने के साथ साथ कैसे करके आगे धीरे धीरे बढ़ना है, मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे उसे खोलने के लिए क्या क्या चीज अप्रोच लगानी पड़ेगी, कहाँ तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे वो पिक्चर क्लियर होती चल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लक्ष्य बहुत जरूरी। जीवन में अगर कामयाब होना है तो इसको तो पहले बना के रखो, और वो चेंज नहीं होना चाहिए कि परेशानी आई 3 साल बाद वो चेंज कर, परेशानी आई फिर 2-3 साल बाद चेंज कर, ऐसा नहीं। आपको वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां तो बनानी है, लेकिन उसे चेंज नहीं करना, उसे नहीं हिलाना, गोल चेंज नहीं करना। आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे तो बॉलर बनना है। अरे बॉलर बनने के लिए क्या चीज चाहिए और क्या आप कर सकते हो। तो मतलब जो गोल होना चाहिए, वो गोल जो होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए, और वो आपके हिसाब से होना चाहिए। सपोज दैट आपके अच्छे मार्क्स नहीं हो रहे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, आपको पता है बोला कि भाई मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छे मार्क्स नहीं दे पा रही, मुझे क्या करना है, क्या मैं इसको कुछ बेटर कर सकता हूँ। तो 6 महीने का समय लो, और आप देखो कि मैं 6 महीने मेहनत करके मैं कहाँ तक मार्क्स अपने खींच के लेके जाती हूँ। देखो आप मेहनत करके, और आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने 6 महीने मेहनत करी और मैं 65% से 90% टच कर। अब आप सोचो क्या, आप लक्ष्य बनाओ कि सर मुझे पीएचडी करनी है, पीएचडी करने का तो मुझे डायरेक्टर बनना है, मेरी लाइफ इस तरह से वैल्यूएबल हो जाए। तो समझ में आती है चीज। आपको पता है कि सर मेरी वोकेबलरी अच्छी है, मैं मैनेजमेंट अच्छा कर लेता, तो आपको पता है कि मैं मैनेजमेंट अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं मैनेजमेंट ही करूँ, सामने वाले लोगों को मत दो।
आप अपना लक्ष्य बनाओ। उसकी कैपेसिटी, उसके जो सर्कमस्टेंस है चारों तरफ के, उसकी जो फैमिली की एनवायरनमेंट है वो अलग है। आप और दोनों मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो बी फार्मा में गवर्नमेंट वाली, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। आपको पता है कि सर मैं ये एग्जाम क्रैक करके एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा फार्मासिस्ट बन सकूं, तो आप उसके लिए तैयारी, और आपको पता है कि भाई मेरे वहाँ पे इस तरह से अप्रोच है और मैं काम कर सकता हूँ अच्छा, और मेरे लिए गलत कुछ नहीं है। पहले लक्ष्य निर्धारित करो। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य निर्धारित आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए। आप लक्ष्य निर्धारित ऐसा नहीं करना है कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया लेकिन आप उसे अचीव ही नहीं करते। उससे आपको क्या होगा, डिमोरलाइजेशन। आपको लगेगा बोले यार मैं कर ही नहीं पा रहा, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, मैं नकार रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, करिए। तो मेरा पहला इंटरव्यू अनसक्सीड रहा, मैं उसमें फेल हुआ। ल्यूपिन में फेल हो गया। मैं ल्यूपिन में फेल हो गया। जो मेरे पीडीपी टीम थी, मैं उनसे जाके मिला, और एक मेरे टीचर आज भी हैं मिस्टर कोमल मल्होत्रा सर, और एक उस समय सर थे मिस्टर संजय सर। उन्होंने मुझे मिस्टर संजय सर, तो वो मेरे पीडीपी के हेड थे संजय सर, और मिस्टर कोमल मल्होत्रा सर। कोमल मल्होत्रा सर से तो मेरी अभी भी बात होती रहती, वो मेरे टच में, मैं उनके टच में हूँ मतलब, और उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, चीजें बदली कि मैंने गलती कहाँ कहाँ करी है। तो फिर अपने इंटरव्यू को मैंने इम्प्रूवमेंट में लेकर, इम्प्रूवमेंट बेसिकली देना क्या है। और ऐसा नहीं है, जो ऑडियंस सुन रही है मैं उनको भी बता, मैं मार्केटिंग में जाना चाहता, लेकिन मुझे मार्केटिंग की जो बेसिक्स चीजें थी वो भी क्लियर नहीं हो पा रही थी, बहुत समय लग रहा था। फिर मैंने दोस्तों की हेल्प ली, सीनियर्स की हेल्प ली, टीचर्स ने हेल्प करी। फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ अरिस्टो में, दिल्ली। पहला इंटरव्यू हुआ था उसमें ITS गाजियाबाद में, वहाँ 3 राउंड हुए थे। 3 राउंड में सबसे पहला था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सब चीजें, ये आप किस तरह से मैनेज करते हैं, वो अपने बारे में क्या क्या बताते हैं, कैसे हैं, वो सब चीजें। उसके बाद में सेकंड राउंड था उनका ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन भी काफी अच्छा था उनका। और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन में 12 लोग थे हम लोग, है ना। उसके बाद में 1-to-1 टॉक थी, जो हमारे सीनियर्स आए हुए थे अरिस्टो पे, उनके साथ। मेरे वहाँ 3 राउंड क्लियर हुए। 3 राउंड क्लियर होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद मेरे पास कॉल आती है दिल्ली से, बोला कि सर आपका अरिस्टो का इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और HR के लिए, HR इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली आना। वो इंटरव्यू हुआ था मेरा कड़कड़डूमा। मैं वहाँ पे गया। वहाँ जाने के बाद मेरी सब चीजें हुई, और जो HR के साथ इंटरव्यू था वो टफ था। वहाँ सीनियर टीम बैठी हुई जिनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे सच में नहीं समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट जब मैंने चीज स्टार्ट की, जब मैं मेरठ आया था तभी अंग्रेजी का हुआ था, याद है। तो वो अंग्रेजी का हुआ मैंने दिल्ली में जाके भी देखा, थोड़ा वो हुआ मुझे वहाँ बैठे हुआ मिला। तो वो देखा मैंने यार ये तो कुछ चीजें मेरे मुंह से जो हिंदी में 1-2 चीजें निकली, तो उन्हें लगा कि यार मैच नहीं कर रही पर्सनालिटी, और HR राउंड से मुझे वहाँ से डिस्क्वालीफाइड करके बाहर वापस। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू। कुछ दिनों के बाद में फिर मेरा तीसरा इंटरव्यू कंडक्ट वो हुआ मर्क। मैं फिर दिल्ली गया। उसके 2 राउंड क्लियर हुए थे, तीसरे राउंड के लिए मैं फिर दिल्ली गया। 2 राउंड क्लियर होने का तीसरे राउंड में वहां से मैं फिर बाहर मर्क अच्छी कंपनी। फिर मेरा चौथा इंटरव्यू हुआ मेरा वैनब्री का, मैं वहाँ देने का, वो मेरा गाजियाबाद हुआ। उसका 1 राउंड पहला राउंड था, मैं वहाँ पहले राउंड से ही बाहर हूँ। वैनब्री अच्छी कंपनी है वैनब्री। फिर मेरा 5वां इंटरव्यू हुआ माइक्रो लैब का, वो भी गाजियाबाद हुआ। उसका मेरा पहला राउंड क्लियर हुआ। दूसरा राउंड उसका दिल्ली हुआ था, लक्ष्मी नगर में। मैं वहां से बाहर हो गया। मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हो रही है, वो रिपीटेशन हो रही है। मैं हर इंटरव्यू के बाद मैं तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, समझ के जा रहा था। थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी खासी थी, परसेंटेज भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अच्छी चल रही थी, 64+। लेकिन फिर भी मैं मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा, इतने क्या करने के बाद। तो मुझे सब चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से पिक्चर क्लियर होती जा रही थी। उसके बाद में एक इंटरव्यू और आया, कंपनी का नाम मैं ध्यान से उतर रहा है। वो इंटरव्यू मेरे को आया। वो इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड हुआ मेरा गाजियाबाद में। सेकंड राउंड के लिए उन्होंने मुझे बुलाया आगरा। पैसों की भी दिक्कत थी क्योंकि पहले कई सारे राउंड दे चुका था, सब चीजें थी, और हर इंटरव्यू में पैसे भी खर्च होते थे, इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी होती है। बिल्कुल। और जो आदमी न्यू कमर है उसके लिए बहुत टफ होता है, सच में वाकई में ये बहुत टफ है कि आदमी हो सकता है कि उसकी जेब में 10 रुपए भी ना हो जब वो इंटरव्यू देने पहुंचा हुआ हो। ये बात जरूरी है, बिल्कुल सही बात। और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो लोग एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ढूंढते हैं, वो इस तरह का होना चाहिए कि सर टाई भी होनी चाहिए, एक अच्छे कपड़े, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, शेविंग होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, आप वेल गुड होने चाहिए, आपकी स्पीकिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में हम आपको इफ यू आर एप्रोप्रिएट विद अस देन वी विल हायर टू यू ऑन आवर डिमांड ऑन। सर मैंने वो इंटरव्यू देने के लिए जब मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ तो सेकंड राउंड के लिए मुझे आगरा जाना। अब मैंने तो आगरा का ये भी नहीं पढ़ा कहाँ है कैसे है। और ये कौन सी कंपनी के इंटरव्यू की बात है? माइक्रो लैब्स की? नहीं, ये इंटरव्यू का नाम मुझे अभी 1 सेकंड याद नहीं आ रहा है, मैं भी बताता हूँ क्या। तो वो इंटरव्यू को देने के लिए मैं आगरा गया। जब मैं वो आगरा देने के लिए गया तो साधन इतने नहीं थे उस टाइम पे, और इंटरनेट का दौर शुरू हुआ था। ये उस जमाने की बात है, सन 2011 की।
और वो महीना था मार्च और अप्रैल के आसपास का, और मुझे ये भी पता था कि भाई नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मैं इंटरव्यू के लिए भाग रहा था। फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, उसी टाइम पे एक प्रोजेक्ट जमा होता है फाइनल ईयर का, वो भी देना था, वो भी बना के देना है। और मुझे ये था कि मुझे किसी भी हाल में किसी भी तरीके से अपनी मेहनत के बेस पे नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है, बस मेरे को चाहिए थी। और कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी तरीके से। लेकिन मैंने 5-6 बार, मैंने आपको जैसे जैसे कंपनी बताई, मैं इन कंपनियों में डिफीट होता हुआ आ रहा था। जब मैं आगरा गया तो सर मैंने मेरठ से ही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ी रात को 1 बजे। ओके। बुरी हालत, मार गर्मी में उसमें। मैं आगरा पहुंचा सुबह तक, सुबह पहुंच के मैंने इंटरव्यू की तैयारी हो गई। अभी जो फार्मा का पहला लेसन है उसका पन्ना नहीं खुला सर, कि वो होता क्या है, वो अभी खुलेगा। फार्मा में, और जीवन का भी मैं मानता हूँ, वो फार्मा के लिए मुझे जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन ये जीवन के लिए भी मैं सर वहाँ सुबह एग्जैक्ट 8 बजे रेडी होके नहा धो के होटल पहुंच गया। होटल था वहाँ पे MG रोड पे, और सुबह 8 बजे से रेडी होके नाश्ता उन्होंने वहीं पे दिया, हमें नाश्ता किया। और मैं सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शाम को सर 6 बज गए, तब हमारे पास में पता लगता है कि सर आप अपना फॉर्म भर दीजिए और आपका इंटरव्यू होगा। एक्चुअल में क्या था कि उनकी वहाँ पे क्वार्टरली मीट चल रही थी। अच्छा। मार्च अप्रैल में जो चलती है उस कंपनी की एनुअल मीट होती है, बेसिकली वहाँ पे वो एनुअल मीट चल रही थी। और ZSM से मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू, तो ZSM मतलब जोनल सेल्स मैनेजर, जो हायर अथॉरिटी में आती है, मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू उनसे। उसके बाद में मेरा इंटरव्यू के लिए हम लोग गए वहाँ पे, और उन्होंने मुझे भेज दिया आगे। वहाँ पे कुछ देर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में उन्होंने बोला कि सर वी विल लेट यू नो। वी विल लेट यू नो, हाँ, जो भी कुछ रहता है वी विल लेट यू। कोई रिजल्ट नहीं, और मैं वहाँ से रात को बिना किसी सवारी के धीरे धीरे, मतलब बस से किस तरह से करके सुबह 4 बजे मैं मेरठ आया। मतलब आप जुगाड़ करके आए रात? बस हाँ, कुछ व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि ट्रेन का, बस का वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। फिर मेरे को जो रास्ता मिला वो मिला गाजियाबाद। तो पहले मैं वहाँ से फिर गाजियाबाद पहुंचा, गाजियाबाद से फिर मैं मेरठ, अच्छा, आगरा से। इस तरह से करके मेरा रास्ता बना। मैं आया, और आने के बाद में जब सुबह मैं उठा, जब सुबह का सूरज देखा मैंने, बहुत हताशा थी मन में। और मतलब कि ऐसा था कि लग रहा था कि यार अगर यही सब कुछ करना है तो बहुत मुश्किल है। अगर मेरे से एक इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है फिर बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, और कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ भी हुई है, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। इवन मतलब आप ये मान के चल रहे थे कि कोई आपके अंदर कोई स्किल सेट की या कोई कैपेबिलिटी की कमी है, ऐसा कुछ आप? हाँ। और जबकि जब मैं क्लास में परफॉर्म कर रहा था, हर चीज में परफॉर्म करता था, हर चीज में पार्टिसिपेट करता था, बेस्ट वन, मतलब कि उस तरीके से देखते हुए जो मेरे क्लास में बच्चे थे, मैं अच्छी तरह से वहाँ पर करता था। और जो मेरे टीचर थे वो अप्रिशिएट भी करते थे, बोले कि ये अच्छा हुआ। लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी, जिससे कि मैं दिक्कत रह रही थी। तो उस दिन मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा। और परेशान होने के बाद में मैं अपने टीचर से मिला अकेले में, और उनके साथ मैंने बात करी और मैंने सारी चीजें उन्हें बताई। तो उन्होंने कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं, जो चीजें किया हुआ है, जो तुमने आज तक पढ़ा है, जो चीज समझी है, सिर्फ उसी को रिफाइन। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत चीजें होंगी हेमंत, रास्ता यहीं से निकले। और कोई सच में ही मेरे जो टीचर थे उन्होंने ये कहा, बोले कोई वो नहीं है, मैजिक मोमेंट नहीं है हमारे पास, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे कि हम तुम्हारे ऊपर घुमाएं और वो चीज नहीं करना तुम्हें ही है, सिर्फ इंटरव्यू निकालना है, रास्ता यहीं से निकलेगा, करो। मैंने फिर दिन रात उस चीज को और लगाया। फिर अपनी जो एजुकेशन थी उसको और थोड़ा था, क्योंकि मेरी B.Pharm की भी पढ़ाई थी, वो भी देखी मैंने। चलती रही बहुत चीजें जब आगे तक हो गई, तो मई में अपने एग्जाम दिए। मई के लास्ट में जब एग्जाम खत्म हो गया, प्रैक्टिकल खत्म हो गए, तो मेरा जो B.Pharma का जो एकेडमिक सेशन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा फ्री हो चुका था कि हाँ भाई मुझे अब। फिर उसके बाद मैंने हेमंत भाई, ये जैसे आप मैनकाइंड आपने ज्वाइन करी, तो मैनकाइंड के बाद आपने और कई कंपनियां चेंज करी, तो अगर मैं मतलब एक क्रक्स आपसे पूछूं कि मेडिकल लैब के रूप में सबसे ज्यादा यादगार अनुभव आपके क्या रहे? पॉजिटिव, नेगेटिव, सब तरह के जो अनुभव हैं, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बताइए ऑडियंस को। सौरभ भाई, जैसे स्ट्रगल स्टार्टिंग में थे इंटरव्यू के टाइम पे, उसी तरीके से स्ट्रगल देखो जॉब में भी था। जब मैं जॉब में आया, मैनकाइंड स्टार्ट करी, तो मेरी लोकेशन मिली मुझे गाजियाबाद। और फिर आपको कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना है, धीरे धीरे समझना है चीज़ों को। कुछ चीज़ें नई होती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो DCR हम भर के भेजते थे। अभी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आ गई हैं। अभी क्या है कि बहुत हाई फाई डेट है, आप कोई भी चीज़ें डाटा इमीडिएटली सेंड हो जाता है। उस समय मेल चलती थी बस। और एक टाइम था, उस टाइम पे जब पेन ड्राइव काम होता था। आज की पेन ड्राइव को कोई काम नहीं, तो ना उस समय व्हाट्सअप थे, ना गूगल था इतना, मतलब कि फेसबुक थी इतनी। तो धीरे धीरे चीजें, जैसे कि टेक्नोलॉजी का टाइम आता गया, चीजें बढ़ती चली गई, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई। और हमने हमेशा एक ये रहा कि भाई चीजें सीखनी है, कोई चीज नहीं आती है तो उस चीज को सीखो। जैसे मैंने बड़ी कंपनी में काम किया मैनकाइंड में, मैनकाइंड ने सिखाया। फिर मैनकाइंड ट्रेनिंग देती है 18 दिन की, उन्होंने ट्रेनिंग दी।
फिर उसके बाद में वो सिखाते हैं, आपको हर तरीके से समझाते हैं। और ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है वो आपके स्कूल से, कॉलेज से कुछ चीजें मैच करती हैं जो आपने बी फार्म में पढ़ा हुआ है या फिर आपने बीएससी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएससी वाले ही या बी फार्म वाले ही लोग मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं। कैरियर बनाने के लिए तो जो बीकॉम वाले हैं वो लोग भी आते हैं, अच्छा ग्रेजुएशन करके आते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं वो लोग। बिल्कुल, ठीक है ना। और जो बीएससी है, बीएससी बायो है, वो भी लोग आते हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी। ओके। तो ये सब चीजें रही। स्विच किया, स्विच करने के बाद में चैलेंजेस आते हैं। देखिए, आप कोई चीज है, आप किसी भी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जब वो पैटर्न चेंज होता है तो चैलेंजेस आते हैं। आपको नई चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ में। अगर नया कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो चैलेंजेस एक्सेप्टेड करने पड़ते। ये सब चीजें हैं लाइफ में रहती हैं। बिल्कुल। तो इसमें पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ कि तो सबसे यादगार चीज रही, तो सबसे आपको ऐसे क्या याद है जो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रहा हो, बहुत सकारात्मक हो, जिसे देख के आपको बहुत पॉजिटिविटी आई हो, आपको मोरल बूस्ट हुआ हो? इसमें ये था, एक पॉजिटिव दौर में अगर मैं बात करूँ तो वो टाइम था मैं जब स्विच करके सन फार्मा में आया था मेरठ में। न्यूरो डिवीजन मुझे मिली थी। ये मेरा बेस्ट लक रहा कि जो मुझे डिवीजन मिली ना स्टार्टिंग से, वो न्यूरो की मिली, न्यूरो साइंस की। जब मैं मैग्नेट में गया वहाँ पे, वो भी मैं न्यूरो की डिवीजन मिली थी मुझे। फिर उसके बाद में मैंने जब आया सन में तो भी मुझे न्यूरो मिली। तो जब मैं मेरठ आया, मेरठ में मुझे न्यूरो डिवीजन मिली साइनर्जी सन फार्मा में। अच्छी डिवीजन थी और अच्छा खासा उसका टर्नओवर भी था मेरठ में। फिर वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया 2012 में, 2013 में। तो जो यादगार टाइम रहा वो रहा जो सीखी चीजें। उसके बाद 13 में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टार अचीवर रहा। तो 2014 में जून 2014 में मुझे स्टार क्लब जाने का अवार्ड मिला। वो मेरा एक लाइफ टर्निंग अपॉर्चुनिटी टाइम था। अच्छा, तो स्टार क्लब में क्या होता है? स्टार क्लब था उस समय हम लोग दुबई गए थे। अच्छा। हाँ, वो एक टाइम था कि जब आपको कंपनी अपने खर्चे पे सब चीजें आपको फॉरेन ट्रिप देती है। एक अचीवमेंट होता है वहाँ पर पूरी तरीके से कि आपने जो मेहनत करी है उसका एक रिवार्ड होता है। और वो एक था, मतलब मोमेंट था वो लाइफ का, जिसे हमने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया। और कुछ ही बड़ी कंपनी है, जो एमएनसी कंपनी होती है वो सिखाती भी हैं, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट करती हैं। और मार्केट में आप रहते हैं तो मार्केट में जो एनर्जी होती है वो बूस्ट करती है, वो आपको सिखाती हैं बहुत सारी चीजें लाइफ। तो ये काफी अच्छा था एक मोमेंट जून 2014 का। और जो जब आपने इतने साल काम करा तो कुछ ऐसे टाइम भी आया होगा जब आप काफी सैड रहे होंगे, मोरल डाउन रहा होगा, सोचा होगा कि यार ये फील्ड छोड़ दूं, या कभी बहुत कोई बात बुरी लगी होगी, ऐसा कुछ चीज याद है आपको? आप गाइड करना चाहेंगे ऑडियंस को कि और उस नेगेटिव से आप बाहर कैसे निकले? सौरभ भाई, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, फील्ड छोड़ने का मैंने कभी नहीं सोचा लाइफ। अच्छा। हाँ, मैंने ये सोचा कि भाई, जो एक बार का मुझे इंसिडेंस थोड़ा सा याद है, सन फार्मा का इंसिडेंस है वो। सन फार्मा में मैंने जो ज्वाइन किया था वो ज्वाइन किया था 20 अगस्त 2012। अच्छा। मैंने मैनकाइंड छोड़ दी थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट सन में आया था। फिर तो सन में आया मैं, तो जब दिसंबर, एक्चुअली जो फाइनेंशियल ईयर चलता है सन फार्मा में, या जो इंडियन कंपनीज बोलेंगे डायरेक्ट, उसमें चलता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। ओके। तो सन फार्मा में जो सेल होती है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। ठीक है, आपको 31 मार्च को क्लोज करना है, मतलब 31 मार्च आपको क्लोजिंग डेट है और आपको टारगेट करना है, अचीवमेंट करना। ओके। और 31 मार्च को मुझे डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा हुआ कि जस्ट ओनली 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए की वजह से मेरा साल का टारगेट छूट गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार ये 8,000 रुपए तो शायद मैं 1 घंटे में पूरा कर सकता था कि कुछ ना कुछ और लगा के। आपका इसमें मतलब आपका क्या नुकसान हुआ फिर? उसमें मुझे दोनों चीजों का लॉस हुआ। सबसे पहली बात तो एक इमेज खराब होती है आपकी, क्योंकि कंपनी आपको ट्रस्ट कर रही है कि हाँ, ये व्यक्ति, ये पर्सन जिस टेरिटरी पे हमने रखा है, इस टेरिटरी से मैं अच्छा सेल करके देगा, हमारी टेरिटरी को बिल्डअप करेगा। लेकिन आप एक छोटे से वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि उस समय मेरा टारगेट मुझे अच्छी तरीके से याद है, करीब 9.5 लाख रुपए का टारगेट था। तो 9.5 लाख रुपए में मैंने 8,000 से टारगेट छोड़ा, मतलब 1% से भी कम। हाँ बिल्कुल, 1% से भी कम था, इसीलिए दुख हुआ ना उसका। मैंने 9 लाख आप मतलब 99.3 99.4 पे पहुंच गए और आपको वहाँ मतलब, तो मतलब आपका कहने मतलब ये कि 99% इज 99%, नॉट 100%। बिल्कुल बिल्कुल। सन फार्मा ये कहती है कि 100% नहीं चाहिए सर, 100% का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप तो 110 की बताओगे, 110 कैसे करोगे? ओके। हाँ, तो मुझे वहाँ बहुत दुख हुआ और उसकी वजह से जो मेरी मीटिंग हुई थी वो हुई थी आगरा में। तो जो हमारे ABM, RSM, ZSM, इन सब ने फिर मुझे इसलिए डांटा और वहाँ समझाया भी। पहले तो डांट शुरू होती है सर वहाँ पे, समझाना तो बात की बात है, समझाने का काम तो है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ये बोलते हैं लोग जो सीनियर्स हैं,
बोले सर हमने कोई एकेडमिक स्कूल थोड़ी खोला है, सही बात। ठीक है ना, दे आर पेइंग टू मी, तो मुझे देखना है कि मुझे अपना टारगेट कैसे अचीव कर। तो सेल्स में टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बेकार आदमी। ओके, हाँ, बिकॉज जो भी सेल्स की है वही माल, जो काम ही माल बेचने का है, और वही नहीं अगर हो पाएगा तो फिर उसका कोई मतलब औचित्य नहीं बनता फिर जॉब में। बिल्कुल आप तो मेरा 8,000 से वहाँ टारगेट छूटा था और उसकी वजह से मेरी YTD डाउन चली गई, YTD की वजह से PM डाउन हुआ और ये सब चीजें जब हुई तो मेरा इंक्रीमेंट भी थोड़ा कम लगा होगा। बिल्कुल, ये सब चीज़ों का मुझे लॉस हुआ। उसके बाद में फिर मैंने न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, जब वो स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा, मैंने कि भाई नया टारगेट मिला मुझे उस समय पे, तो वो कैसे अचीवमेंट करना है, तो फिर उसकी प्लानिंग देनी पड़ती है। जो गया सो गया, उसके पीछे वो सब चीज़ें परेशान नहीं करते ज़्यादा, लेकिन ये देखते हैं कि अब बंदा हमारा जो एम्प्लॉय है, जो SO है, मतलब वहाँ जो पोस्ट होती है वो होती है SO, सेल्स ऑफिसर की, जो हमारा SO है अब क्या प्लानिंग कर रहा है। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैं इस तरीके से इसको डिजाइन करा है और ये मेरी प्लानिंग है, इस तरीके से मैं अप्रैल, मई और जून क्वार्टरली बात होती है, इन 3 महीने में मैं इतनी सेल करके दूंगा। तो 2013 से सर चीज़ें फिर चेंज करी मैंने, और चेंज करने के बाद में उन्होंने हेल्प किया मुझे, मेरे सीनियर ने। जब मैं सन में आया था तब मुझे मेरे सेकंड टीचर मिले फार्मा के, जिनका नाम है मिस्टर हरबीर सिंह कसाना। क्या नाम? मिस्टर हरबीर सिंह कसाना। तो ये मेरठ में ही थे? ये सर रीजनल सेल्स मैनेजर थे। अच्छा। ये थे लखनऊ से, बेसिकली रहने वाले शायद ये हरियाणा साइड के। ओके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही और उसके बाद में काफ़ी अच्छा फिर मैंने 2013 में फिर मैंने बहुत अच्छे से सेल करी और उसी की वजह से मैं जून 2014 में स्टार क्लब अचीवर बना। फिर उस चीज़ का रिवार्ड रहता है देखो लाइफ में, जब आप एक मेहनत करके कोई चीज अचीव करते हो, बिल्कुल तो उसकी खुशी फिर दुगनी हो जाती है। हाँ, और एक चीज़ और भी होती है, जब आदमी गिर रहा होता है और हर जगह से उसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने के लिए मिल रहा होता है, तो कभी भी हताश नहीं होना लाइफ में। जो न्यू कमर हैं, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, देखो पेट से कोई अभिमन्यु नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है ना, पेट से कोई अभिमन्यु नहीं होता, आपको लाइफ में सीखना है। बिल्कुल। और अगर आप सोचें, 2 तरीके हैं सीखने के, या तो आप खुद किसी और की गलतियों से सीखें या खुद करके सीखें। जी। तो सर कोई आपको इस तरह से नहीं है कि पकी हुई खीर कहीं से नहीं मिलेगी, आपको खुद करके देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, और हर किसी की लाइफ अलग अलग है, हर किसी का पैटर्न अलग अलग है काम करने का, वो चीज़ें तो खुद ही देखनी पड़ती हैं। अभी जैसे कि हमने खुद किया तो मुझे एक छोटा सा इंसिडेंस याद आता है, हल्का सा। जी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक मेरा 8,000 रुपये से टारगेट छूट गया था, और इसी तरीके से ही मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो केस था मार्च 2014 का, जब मेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग थी। ओके। तो जब मेरा वो क्लोजिंग थी तो एक्चुअली होता क्या, आपको पता होगा सौरभ भाई, कि इंसेंटिव होते हैं 2-3 तरीके के, ब्रांड इंसेंटिव होते हैं, जो जी आपको पता होगा उसका। तो जो ब्रांड इंसेंटिव होते हैं, टोटल टारगेट पे इंसेंटिव होता है, ब्रांड वाइज भी होता है। हाँ, तो टोटल टारगेट पे इंसेंटिव होता है, फिर ब्रांड इंसेंटिव होता है। मेरी सभी चीज़ की कैलकुलेशन थी, सभी चीज़ें तैयार थी, और मुझे ये था कि मेरा इस बार अच्छा इंसेंटिव बनेगा। जो मैं ब्रांड इंसेंटिव था, ब्रांड इंसेंटिव करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ती है मार्केट में। बिल्कुल, वो आपको पता होगा। तो जो न्यू कमर हैं, जो सेल्स में जाना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं मार्केट में, एक नए न्यू कस्टमर रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट से उसी ब्रांड की सेल्स जनरेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो कंपनी आपसे डिमांड कर रही है। और उसी जैसे सपोज दैट कंपनी ने बोला कि हम 50 बॉक्स का हमारा बेस है, आपको 50 बॉक्स से प्लस करने हैं, तो 50 डिब्बे तो आपको बेचने ही बेचनी है। बिल्कुल, वो तो आपका टारगेट है। आप 50 बॉक्स से ऊपर आप कितना बेचते हो, वो आपका इंसेंटिव जनरेट करेगा। राइट। तो सन फार्मा का क्या है सर, सन फार्मा क्या, फार्मा इंडस्ट्री में सभी के साथ कॉमन है। फार्मा इंडस्ट्री में क्या है कि उस सेल की रिटर्न नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सेल किया और वो रिटर्न आ गया 2 महीने बाद, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसने माल बेचा, बेच के इंसेंटिव ले लिया, इंसेंटिव के बाद वो माल वापस आ गया। हाँ, दैट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो ये सब कुछ हुआ, होने के बाद में क्या होता है कि मेरा इंसेंटिव वहाँ पे करीब करीब सिर्फ 160 स्ट्रिप की वजह से छूटा था, क्योंकि मैं उसकी जो एक्सपायरी रिटर्न आनी थी उसे कैलकुलेट नहीं किया, ये मेरा मिस्टेक। और वो इंसेंटिव मेरा था करीब 40,000 का 2014 में। तो 14 में 40,000 रुपीज़ का इंसेंटिव सिर्फ इसीलिए खत्म हो गया था 1 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि वो एक्सपायरी में काउंट हो गई थी, और एक्सपायरी की वजह से जो इंसेंटिव मिलना था
वो उससे नीचे चला गया फिलहाल। तो मतलब 40 मतलब 40,000 की आप बात कर रहे हैं? 40,000 रुपए का ब्रांड इंसेंटिव का था पूरा। ओहो, पूरे साल का 40,000 मतलब ये हो गया लगभग लगभग 3-3.5 हजार रुपए महीना जो एक्स्ट्रा जी इनकम हाँ। थी उस जमाने में, उस टाइम पे, आज से जी 10 जी, साल पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आज से ठीक 10 तो साल पहले। 40,000 रुपए आज भी अपने आप में बड़ी वैल्यू है, आज भी छोटी वैल्यू नहीं है 40,000 रुपए। जी उस टाइम पे बिल्कुल। तो वाकई में आप एक मोटरसाइकिल लेते उस टाइम 40,000 रुपए की, हाँ, तो है ना? वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो लोग सेल्स में जाते हैं, जी। तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा कि चीजों को ना बारीकी से समझनी है बहुत, और जो उसके पीछे क्लॉथ है वो समझने हैं बिल्कुल। कई बार आदमी गलतियों करने के बाद ही समझ में आती है, फिर उसके बाद में फिर अचीवमेंट रहा तो अच्छा रहा। 2 घंटे बाद मिलेगी। तो जैसे फिर मतलब आपने इसमें काम किया तो ये आपने बताया कि भाई अभी छोटे से 8,000 रुपए की वजह से जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ, आगे भी फिर 40,000 रुपए का इंसेंटिव छूटा, तो जी जी, मतलब आपका, अगर मैं आपके से क्रक्स निकालूं तो क्रक्स ये है कि भैया सेल्स वाले बंदे को बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी अपने टारगेट्स पे, सभी चीजों मार्केट पे। सभी चीजों हाँ, पे। बिल्कुल। ओके, तो आपको अगले किसी क्वेश्चन की भी तरफ। जो जी। कंपनी है उसका जो क्राइटेरिया है जी। वो आपको एनी हाउ फिलअप करना है। ओके। अगर आप करते हैं तो सक्सेसफुल आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। जी। अगर आप उसका टारगेट अचीवमेंट नहीं करते हैं एज पर द क्राइटेरिया, तो फिर आप कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है। ओके, जी। तो अब जैसे एज ए मेडिकल रैप बहुत चैलेंजिंग जॉब है अपने आप में, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए एज ए मेडिकल रैप और आपने कैसे पार करा? 2-3 कुछ चीज जो आप लगते हैं कि जो आगे जो हमारे ऑडियंस के काम आई, या आपका कोई स्पेशल एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो चीजें सीखनी पड़ती हैं। आप आगे बढ़ना है तो आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। हर कोई कंपनी प्रोग्राम कराती है, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी। डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने सन स्विच करी, सन स्विच करके मैं अबट में आया, अबट हेल्थ केयर में। अबट में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अबट में क्या था कि वहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, आपको अपने आप को डेवलपमेंट करना। चैलेंजेस हमेशा आएंगे। अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। स्विच करते हैं तो मार्केट में आपको स्टेबल रखना, मार्केट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मेरे साथ गुड लक ये रहा कि मैं नीरो से नीरो में ही स्विच हुआ। पहले मैं मैनकाइंड, फिर सन, फिर अबट। अबट में भी नीरो डिवीजन थी मेरे पास। ओके। मार्केट में जिस पैरामीटर पेरिफेरी पे हम काम करते हैं, जैसे कि हमारा मार्केट है, वहाँ पे चैलेंजिंग रहती है इकोनॉमी को देखना है पूरे तरीके से। जी। आप किस तरह से उसे चेंज कर, जैसे कि एक बार की बात मुझे याद है अच्छी तरीके से। आपको बेसिकली क्या करना है कि ब्रांड बेचना है। आप जो ब्रांड बेच रहे हैं उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी आपको डेवलपमेंट, वो बहुत जरूरी है। हर डॉक्टर टू डॉक्टर आपको चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर के साथ कस्टमर रिलेशन बनाने बहुत जरूरी है। डॉक्टर के कस्टमर रिलेशन नहीं बनेंगे तो डॉक्टर आपको ब्रांड, आप पर डे, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पर डे का टारगेट रहता है कि आपको 10 से 12 कॉल करनी है। ठीक है। और डॉक्टर की क्राइटेरिया रहता है कि इस डॉक्टर को 3 बार मिलना है, इस डॉक्टर को 2 बार मिलना है, इसको एक ही बार मिलना है। तो आपको अगर महीने में, पूरे महीने में 1 तारीख से 30 तारीख तक फ्रीक्वेंसी होती है, कॉल फ्रीक्वेंसी। हाँ, कॉल फ्रीक्वेंसी को आपको प्लान करके चलना है। तो कई बार अगर वो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके ऊपर इफेक्ट आता है। उसको टेक केयर करके बहुत जरूरी। और मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं। जैसे कि जो हमारा रहता है सर्वे से अलग, केमिस्ट होता है, स्टॉकिस्ट होता है, डॉक्टर का एक अटेंडेंट होता है। तो इनके साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना बहुत जरूरी है अगर आपको सेल चाहिए, आपको अगर आगे बढ़ना है, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन निकाल के अप्रोप्रिएट तरीके से उसको यूज कर सकते मार्केट में। ये बहुत चीज जरूरी है। कई बार अगर आप नहीं रखते हैं तो वहां पे दूसरी कंपनी वाले जो सीनियर हैं या फिर उनके साथ में कोई रिलेशन है तो वो आगे निकल जाते हैं। तो इसका बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप अपनी सेल को अच्छे से डेवलप करें। ओके, और दिक्कत क्या आई आपको एज ए मेडिकल रैप काम करते हुए? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब रहती है कंपटीशन की। आपने कोई ब्रांड किसी भी डॉक्टर के पास रख के गए और डॉक्टर को, सर मैं तो भूल गया, आपने उसके बाद 10 डिब्बे रखा है और जब आप अगली विजिट पे भी गए तो भी 10 ही डिब्बे रखे हैं। मार्केट में चैलेंजिंग ये है कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपके पास में सोडियम वेल्फ्रेट है, मेरे पास में भी था सोडियम वेल्फ्रेट। तो सोडियम वेल्फ्रेट एक ही डॉक्टर कई सारी कंपनी का माल लिख रहा होता है। सपोज दैट सन फार्मा का भी लिख रहे हैं, वो टोरेंट का भी लिख रहे हैं, ल्यूपिन का भी लिख रहे हैं, एल्केम का भी लिख रहे हैं, और भी कई सारी कंपनी है, पीजी कंपनीज भी है, उनका भी लिख रहे हैं। तो आपको अपना ब्रांड उसके दिमाग में सबसे पहले क्लिक हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज। आप देख रहे होंगे कि न्यू डॉक्टर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो न्यू डॉक्टर्स के पास में है क्या, जो फार्मा इंडस्ट्री में जो नए डॉक्टर आते हैं वो ये सोचते हैं कि सर सभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। वो उनकी अच्छी बात भी है, क्योंकि भाई पेशेंट को अगर दवाई नहीं मिलेगी तो पेशेंट कहाँ घूमेगा। सही बात। तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि चैम्बर अपने ही बना लेते हैं।
जिसे केमिस्ट शॉप बोलते हैं हम लोग, केमिस्ट शॉप अपने ही बना लेते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन हो जाता है कि आपको एक ही ब्रांड बहुत ज्यादा फोकस करवाना है। होता क्या है कि सोडियम वेलफ्रेट तो बिक रहा है, लेकिन दूसरी कंपनी के 10 डिब्बे बिक रहे हैं, तुम्हारा एक भी नहीं बिक रहा है। तो वो चीजें सबसे ज्यादा रहती है। चैलेंजेस है बहुत बड़ा है अपने आप, ये एक चैलेंजेस है। तो इसको कैसे पार, मतलब इस तरह का चैलेंज जो है ये कैसे पार आप करते थे, या क्या आपका ट्रिक टेक्निक स्ट्रेटेजी होती थी जिसको हमारे ऑडियंस भी उसको यूज कर पाए? देखो, उसको चैलेंजेस को ब्रेकआउट करने के लिए ये रहता था कि जैसे कि सपोज दैट हर महीने का हमारा 10 डिब्बे का टारगेट है बेचने के लिए, सेल आउट करने। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 10 का मतलब 100 स्ट्रिप 100 स्ट्रिप हो गए। 100 स्ट्रिप को आपने देखा कि भाई इसमें ऐसे कितने डॉक्टर हैं मेरी लिस्ट में कि भाई ये 4 से 5 डॉक्टर हैं जो लिखते हैं अच्छा, और जिनके जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मार्केट में अच्छे से सर्कुलेट होते हैं, तो उनको सबसे पहले टारगेट करना है। तो इनसे मैं हर महीने डिवाइड करके देखा कि भाई मैं 3-3 डिब्बे निकाल सकता हूँ। तो ये 3 से 4 डॉक्टर मेरे ऐसे हैं कि जिनसे मेरा 100 स्ट्रिप का टारगेट पर मंथ का अचीव हो जाए। तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये डॉक्टर लिखते हैं हमारा? ये सब सर्वे से पता लगता है। ये आरसीपी होता है जो केमिस्ट सर्वे रहता है, उससे पता लगता है कि ये डॉक्टर ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला ब्रांड, उसके लिए आपको वाइड नॉलेज होती है जो आपको ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती है, जो सीनियर्स आते हैं वो भी सिखाते हैं, और आपको खुद भी अपने आप की रहती है। अगर आप इंडिविजुअल वर्किंग कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करने से पहले आपको आरसीपी करना है केमिस्ट पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर से पूछा आपने कि सर आप ये डॉक्टर साहब एसिटालोप्राम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं ये एसिटालोप्राम नहीं लिखते हैं। अब जब एसिटालोप्राम नहीं लिखते हैं तो डॉक्टर के चैम्बर में जाके एसिटालोप्राम बताने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आपको वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट का एक्ट करने का टाइम मिलता है। अब उसी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी बातें बतानी भी है, प्लस वहां से पॉजिटिव फीडबैक लेके डॉक्टर को अपने साथ भी लेना। ठीक है ना। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी मायने रखती हैं कि आप वहां जाके, वो तभी होगी जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई सपोज दैट, दूसरा मैं ब्रांड बताता हूँ, जैसे सपोज दैट किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या बैक्लोफेन लिखते हैं, बोले हाँ बैक्लोफेन लिखते हैं। बोले किस कंपनी की लिखते हैं, बोले इस कंपनी की लिखते हैं। बोले अच्छा भैया ये तो बहुत महंगी है। बोले हाँ इसकी एक टैबलेट 15 रुपए की है। अब बस अब आपके पास में किलो मिल जाता है। मैंने भी ऐसे बहुत बार किया है कि जब मुझे इसका किलो मिल जाता था तो मैं ये देखता था कि भाई सामने वाली कंपनी की टैबलेट 15 रुपए की है, अगर मेरी डॉक्टर साहब 10 रुपए वाली टैबलेट लिखेंगे तो पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट, डॉक्टर को ये वाली बात बतानी पड़ती। तो जब मैं डॉक्टर के पास कॉल करने जाता था तो मैं बताता था कि सर मेरी टैबलेट मोर इकोनॉमिक देन अदर टैबलेट विच यू आर राइटिंग। कई बार ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर ने मुझे हड़का भी दिया है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर गुस्सा हो गया, क्योंकि आप उससे ज्यादा समझदार तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, नहीं लिखेगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, वाइड कंपनीज है, हजारों कंपनी डेली आती है, डेली चली जाती है। अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कई जगह उस चीज में मैंने भी लॉस किया है। जैसे कि एक बार की बात है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो जब आप किसी को चीज बता रहे हैं तो वो ये कहते हैं डॉक्टर से, जैसे मेरी बात हुई तो डॉक्टर लगे अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या लिखना है, वो इकोनॉमिक है या नहीं है, ये तुम मुझे थोड़ी बताओगे, मैं तुम्हारी क्यों लिखूं। तो इस बात का बहुत स्मार्टली तरीके से यूज कर, कभी भी किसी ब्रांड के लिए चीप नहीं कहना। जैसे कि पहले से मेरे से भी और मेरे सीनियर्स ने बताया, ट्रेनिंग में बताते हैं कि अपने ब्रांड को कभी भी चीप नहीं कहते। जैसे कि आपने बोल दिया सर माय ब्रांड इज वेरी चीप विद अदर ब्रांड, नो नो नो, ये चीप जो वर्ड है ये यूज नहीं करना, उसकी जगह करना मोर इकोनॉमिकल। चीप वर्ड अपने आप में चीप हो जाता है आजकल। चीप वर्ड, पहले चीप का मतलब सस्ता होता था, आजकल चीप का मतलब हो गया कि यार बहुत गिरा हुआ स्टैंडर्ड है उसका, घटिया। हाँ, लेकिन आज से 50-60 साल पहले चीप का मतलब था चीप एंड बेस्ट, मतलब सस्ता और बढ़िया। पहले सस्ता होता था, अब इसका वर्ड घटिया हो गया। बिल्कुल। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। दूसरी बात एक चीज होती है कि जैसे बहुत सारी जो पेटेंट कंपनीज होती हैं, जो अच्छी कंपनी ब्रांडेड कंपनी होती हैं, वो अपने ब्रांड में कोई टेक्नोलॉजी लगाती है कि सर मेरा वो सब बोलते हैं यूएसपी, मतलब यूनिक सेल पॉइंट। आपका इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक के साथ साथ जो आपकी टैबलेट है उसमें ये टेक्नोलॉजी लगी हुई है। जैसे कि हमारे पास एक ब्रांड आता था लायोफेन के नाम से, सन फार्मा में, तो उसमें क्या था कि वो उसमें जीआईडी टेक्नोलॉजी होती थी। तो जो उसका फार्मास्यूटिकल में देखेंगे तो जो कैप्सूल था वो स्टमक में जाने के बाद में हल्का सा फूलता था, फूलने के बाद में जो उसकी जो कोटिंग होती थी वो धीरे धीरे सस्टेन रिलीज होती थी, बहुत धीरे धीरे उसके अंदर से फिर टैबलेट निकलती थी, वो भी काफी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग है। तो मतलब लंबे टाइम तक 24 आवर तक के लिए काम करता है। तो जब आप डॉक्टर के साथ चैम्बर में जाते हैं तो साइंटिफिक डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक डिस्कशन करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, शीशे के सामने खड़े होकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो मैंने भी करी है, शीशे के सामने खड़े होकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर उसका और ज्यादा एडवांटेज चाहिए तो जो जब तुम्हारे सीनियर वर्क्स आते हैं ज्वाइंट फील्ड वर्क के लिए, तो उनके साथ आप बात कर सकते हो इस पॉइंट पे भी, तो वो आपको कुछ और नई चीजें बताएंगे। क्योंकि सीनियर जो होते हैं वो अच्छे से रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे पास में तो अपनी टेरिटरी का ही
वो होता है तजुर्बा। हाँ, आपके पास में जो अप्रेजल होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के अपनी टेरिटरी का ही होता है। तो लेकिन जो आपके एबीएम या आरएसएम होते हैं वो अदर टेरिटरी में भी जाके लुकआउट करते हैं, तो उसको ये रहता है कि जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो भी आपको किस तरह से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, वो बहुत चीज जरूरी होती है, तो उसकी हेल्प मिलती है। तो बहुत बढ़िया हेमंत भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूंगा। अब जैसे आजकल जो हमारी ऑडियंस है इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी बी फार्मा कर रहे हैं, बी कॉम कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन में है और एज ए मेडिकल रैप आने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी कैरियर शुरू करा है, उभरते हुए मेडिकल रैप है। तो इन लोगों के लिए इस क्षेत्र में सफल होने के लिए इनको किन क्वालिटीज की और किस एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या स्किल सेट इनको चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करिए। इनको क्या क्या तैयार होके जाएं, जो आपने उन इंटरव्यूज में, जब आपने बताया कि इंटरव्यू जब आप दे रहे थे आप फेल हो रहे थे पहले, और आपने कई इंटरव्यूज में आपने सीखा चीजों को, आपने इम्प्रोवाइज करा, फिर आपने जो स्किल सेट डेवलप करे होंगे, तो वो क्या क्या स्किल सेट है जिसके लिए हमारी ऑडियंस पहले से तैयार रहे कि जब वो जाए तो उनको सक्सेस जल्दी मिले। बिल्कुल सौरभ भाई, उसमें क्या होता है, जब आप सबसे पहली बार, जब मैंने पहली बार चीज बोली कि आप जो बी फॉर्म थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और वो उससे सुन रहे हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि लक्ष्य निर्धारित, आप अपना मन पूरी तरीके से बना लीजिए कि सर मुझे मार्केटिंग में जाना जी। बिल्कुल, और वो कॉन्क्रीट सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने साल 2 साल किया, साल 2 साल के बाद में इधर उधर कहीं और निकल गया, तो वो चीजें खराब कर देती है, उसमें आपका टाइम खराब होता है, उससे आके कोई फायदा नहीं। आपको उस चीज से समझना है कि मुझे करना क्या है। आप जब मार्केटिंग में आते हैं तो मार्केटिंग के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पेशेंस। आपने जब मेरा स्टार्टिंग में सुना होगा तो मैंने बताया होगा आपको 2-3 जगह इंटरव्यू में कि मैं सुबह पहुंच गया, सुबह के बाद मेरा शाम को 6 बजे इंटरव्यू हुआ। तो वो पेशेंस रखना है। आप जब किसी डॉक्टर के बाहर जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर है फार्मा का, अगर वो पेशेंस किसी के अंदर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आप केमिस्ट के बाहर खड़े हैं, केमिस्ट के पास 3 मरीज खड़े हुए हैं, पहले वो 3 पेशेंट को दवाइयां देगा, उनको समझाएगा, उसके बाद में अगर उसके पास टाइम हुआ 1 या 2 मिनट का, तब वो आपको समय देगा, अदरवाइज वो ये कह देता है भाई साहब शाम को आ जाना। ठीक है, सही बात है। और यही हालत डॉक्टर की है। आपने जो बताया कि भाई डॉक्टर चैम्बर में हमें मुश्किल से 1-2 मिनट मिलती है, तो 1-2 मिनट लेने के लिए आपको कितना, क्या मतलब क्या प्रक्रिया होती है, कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे होती है? कई बार 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे के बाद में डॉक्टर अंदर बुलाते हैं तो हमारे लिए सेकंड्स में टाइम मिलता है। 10 सेकंड, मतलब 1 मिनट से भी कम समय, कई बार 1 मिनट से भी कम, 10 से 20 सेकंड। 20 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने आप को रीस्टार्ट भी नहीं कर पाते, उससे पहले डॉक्टर खेल खत्म कर देता है, मतलब भाग जाओ, मतलब नेक्स्ट कोई बंदा दूसरी कंपनी का आ जाता है, ठीक है ना। तो उतने ही कम समय में आपको पेशेंस रखना है। पहले 4 घंटे 5 घंटे इंतजार करना है, उसके बाद में आपको कुछ चीज बतानी है। तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। दूसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अगर मार्केटिंग में आना है तो आपको अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जो ब्रांड मैं बेच रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और आपको ये चीजें डेली अपने अंदर एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी। तो मतलब बंदे को पेशेंस पहली क्वालिटी है जो एक मेडिकल लैब में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस, अच्छा, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। अगर मैं स्किल सेट की बात करूं, क्या क्या स्किल उसको डेवलप कर लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें सीख लेनी चाहिए मार्केट में एंटर करने से पहले, तो कुछ चीजें बताइए इस बारे में। वेल कम्युनिकेशन, ओके। सबसे पहले एक हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आस्क करना है तो उसके लिए सोचना नहीं। अगर उसे कई बार क्या होता है, जब आपको ये मेडिकल करते करते काफी टाइम हो जाता है, 1 या 2 साल हो जाता है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन विद द डॉक्टर, तो दैट इज अ वेरी गुड स्किल। दैट इज द ओनली फ्यू कंपनीज आर हेल्पफुल टू अदर कस्टमर्स ऑल्सो। वेरी यूनिक पॉइंट होते हैं, वेरी यूनिक। इसमें क्या होता है कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कुछ चीजें डेवलप करते हैं, जैसे कि अबट है। अबट जो प्रोग्राम कराती है अपने, उसमें हाउ टू आस्क द क्वेश्चन विद द डॉक्टर। तो सर आप किस तरीके से यूज करते हैं ये मेडिसिन, सर हाउ यू यूज इट, सर आप कितने टाइम तक यूज करते हैं, ड्यूरेबिलिटी रहती है, तो कितने ड्यूरेशन तक आप पेशेंट को देने के बाद। जैसे सोडियम वेल्प्रेट आता है, सोडियम वेल्प्रेट एक माइग्रेन की मेडिसिन है, तो बेसिकली जो दी जाती है तो कितने ड्यूरेशन तक देते हैं, मतलब कि अच्छा सर अगर मेनिया का पेशेंट है तो विल यू प्रीफर सोडियम वेल्प्रेट और डेवलपैक्स सोडियम, तो डॉक्टर विल रिप्लाई टू यू। अगर डॉक्टर नहीं दे रहा है तो इट मीन्स कि सम अदर ब्रांच इन हिज माइंड, सम अदर ब्रांच। तो इस तरह से आपको चीजें डॉक्टर से निकलवानी, आपको कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ना नहीं निकलना है मार्केटिंग में। ना का मतलब इट मीन बारिश हो रही है, कुछ भी है, आपको कॉल के लिए जाना, डेडिकेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। सब कुछ भी है, मेरे को डॉक्टर से मिलना है, जो जुनून होना है ना, बहुत जबरदस्त वाला अपर लेवल का चाहिए सर। डॉक्टर का पहले मेरठ में बहुत सारे लोकेशन पे है ऐसा कि आपको कार्ड लगाना है। पहले सुबह आपको 5 बजे 6 बजे वहाँ पहुँच जाना है, पहुँच के कार्ड लगाना है, फिर 9 साढ़े 9 बजे तक आपको वापस आना है तैयार होके, फिर 3 बजे कॉल करना है। डेडिकेशन बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के
मार्केटिंग की जॉब नहीं होगी। अगर आप नहीं कर सकते, आप फिजिकली फिट नहीं है उतने, तो सर उसमें जाने का कोई फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड वर्क बहुत है। आपको हो सकता है कि एक ही दिन में 3-3, 4-4 टेरिटरी कवर करनी पड़ जाए। मैंने की है और एक ही दिन में करीब करीब 250, 300 किलोमीटर बाइक चलाई। मैंने मेरठ से देहरादून तक कवर किया है बाइक से। ओके, तो मतलब ये बहुत हेक्टिक हो जाता होगा। मेरठ से देहरादून बिल्कुल। बस से जाने में 6 घंटे लगते हैं, तो बाइक डेफिनेटली 6 घंटे बाइक ड्राइव करना, फिर राइड करना, बाइक वहाँ जाना, काम करना। सर मेरठ से वहाँ जाना, वहाँ काम करना, काम करके वापस आना है तो आना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको ऑलरेडी आपकी प्लानिंग है मेरठ की या गाजियाबाद की किसी और लोकेशन की। और फिर सुबह आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना। हाँ, मेरठ में क्या बहुत सारी जगह हैं ऐसी कि आपको मॉर्निंग में उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना होता है, क्योंकि हर डॉक्टर टू डॉक्टर ना उनके क्राइटेरिया फिक्स रहते कि सर मेरा ये है कि मैं सिर्फ एवरी ट्यूसडे कॉल लेता हूँ बस। और ट्यूसडे में कॉल उन्हीं की लूंगा जो पहले 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो आपको फर्स्ट 5 में आना है, तो आप मॉर्निंग में ट्यूसडे की मॉर्निंग को सुबह 5 बजे आप वहाँ पहुँच जाओगे क्लिनिक पे कार्ड लेके, और उनका क्लिनिक का जो अटेंडेंट होगा वो आएगा करीब सुबह को 8 या 9 बजे। तो आप 5 बजे से लेकर 9 बजे तक यहीं क्लिनिक पे बैठे हुए हैं उसी के क्लिनिक। दैट इज पेशेंस सर, दैट इज पेशेंस। अगर आप किसी और फील्ड में जाओ वहाँ इतना नहीं है। आप 4 घंटे गए, इतनी 4 घंटे कवर होते, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं। कंसिडर जो होगा वो सिर्फ 6 से 7 घंटे कवर होता है, जो आपका कंसिडरेशन होगा कंपनी का। और मतलब आपकी ट्रैवलिंग कंसिडरेट नहीं होती? नहीं, किसी भी काम में आप गए, आपके वर्किंग आवर्स काउंट करे जाएंगे। ट्रैवल आपकी चाहे 6 घंटे की हो, 10 घंटे की क्यों नहीं हो, कुछ भी है। अगर आपका संडे भी गया है, तो अगर आपका संडे है या कोई हॉलीडे चला गया तो उसमें भी कोई कंसिडरेशन नहीं, ट्रैवल कोई काउंट नहीं होता। कुछ जगह कंपनी अगर आपको बुलाती है हेड ऑफिस, उसमें ट्रैवल काउंट करती है और उसके लिए आपको ट्रांजिट अलाउंस दिया जाता है। सिर्फ एचओ जाते हैं जब हेड ऑफिस कोई ट्रेनिंग पे जाए कहीं पे, हाँ कोई ट्रेनिंग है या मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम है या मीटिंग हो रही है, किसी भी और काम के लिए आपको कंपनी ने बुलाया है, दैट इज नेसेसरी, तो वो केस होता है। तो हेमंत भाई थैंक यू वेरी मच, इतने डिटेल से आपने ऑडियंस को बताया अपना पूरा एक्सपीरियंस। अब जैसे आप रहे हैं फार्मर, फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस में आए, तो आप सक्सेसफुल मेडिकल रेप रहे हैं पहले, और आपका कैरियर बिल्कुल सेटल था। आप चाहते तो आगे बढ़ जाते चीज आप, और आप मैनेजर भी रहे फार्मा, मतलब आप सक्सेसफुल रहे। मैं 20 अप्रैल 2016 में, मतलब कि आप विद इन 4 ईयर के अंदर मैं मैनेजर बन गया था। और मेरी फर्स्ट कंपनी थी जो मुझे मिली थी वो ऑल्टियस बायोजेनिक्स थी, ऑल्टियस बायोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कोलकाता की कंपनी थी। मैं उससे अबट में काम कर रहा था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो न्यूरो डिवीजन थी, वो कंपनी यहाँ लॉन्च होनी थी। बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किए, क्योंकि कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करना, बिल्कुल लॉन्च करना कंपनी, बहुत बिग चैलेंज है, और न्यूरो में जाके खास तौर से। तो 2016 में वो कंपनी मैंने मेरठ में लॉन्च करी। मैं फर्स्ट एबीएम बना उस टाइम पे, और मेरा एरिया भी काफी बड़ा था उस टाइम पे। जैसे मेरठ था, मेरठ से देहरादून, उसके बाद में मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, पूरी बेल्ट। फिर उसके बाद मैं काफी टाइम तक रहा मैनेजर। फिर मैंने मेरठ की कंपनी थी, मैंने उसमें काम किया, वहीं पे मैं एबीएम और आरएसएम दोनों रहा। तो वहाँ के बाद में फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो जो ये आपको मतलब इंस्पिरेशन आई बिजनेस शुरू करने की, तो ये किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि अब आपको सक्सेसफुल मेडिकल रेप का कैरियर होने के बाद, आरएसएम बनने के बाद में, कि अब आपको अपने बिजनेस में आ जाना चाहिए? ये क्या बात देख के आई, क्या कारण रहे पीछे, अच्छे या बुरे, जो भी रहा, कुछ इस बारे में थोड़ा गाइड करिए। एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना होता है, जो लक्ष्य है आपका वो सेट करना पड़ता है। अब लक्ष्य को पहुंचना कैसे है, कैसे पहुंचना है, क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसके लिए आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें। अगर आप मार्केट से ये नहीं सीखोगे कि चीजें हो कैसे रही हैं, कर कैसे रहे, तो आप नहीं सीख पाओगे। मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अच्छी कंपनी है, जो आपको एक दिन भी नहीं टिकने देंगे सर। और बहुत सारे लोग आए मार्केट में, उन्होंने काम स्टार्ट किया, सक्सेस नहीं हुए और वापस चले गए। और उन्होंने ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगाया या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने 20-20, 30-30 लाख रुपए लगाए और वापस चले गए सर। वापस नौकरी में वापस चले गए, या वापस उन्होंने कुछ और काम कर लिया। तो आपको लक्ष्य पहले होना चाहिए, और लक्ष्य के लिए सबको जुझारू बनना पड़ता है। तो मैंने जैसे बताया कि जब मैं 2006 में अपनी तैयारी कर रहा था, तो मेरा उसी समय प्लान था कि मुझे फार्मा कंपनी खोलनी। हाँ, ये आपने शुरुआत में बात, और मैंने शुरुआत करी 2021 में। मैंने कंपनी का नाम सोचने के लिए मुझे 6 महीने लगे, सिर्फ अपनी कंपनी का नाम सोचने में मैंने 6 महीने लगाए। मेरी कंपनी का नाम है स्टीम भारत। स्टीम में सिर्फ 5 वर्ड आते हैं, STEAM। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आध्यात्म से जुड़ा हुआ थोड़ा सा मैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। अब उन 5 तत्वों को एक जगह इस तरह से जोड़ना था मुझे कि वो एक अच्छा वर्ड बन जाए,
और उसका नाम भी बने, कुछ मीनिंग हो मतलब। जी जी जैसे कि बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, सुजुकी सिप्ला, उसकी भी एक फुल फॉर्म है। जी सोनी का नाम सुना होगा अपने मार्केट में, उसकी भी एक फुल फॉर्म है। एलजी का नाम सुना होगा, उसकी भी एक फुल फॉर्म है। इसी तरीके से मेरे जो स्टीम है, स्टीम भारत क्योंकि जिस देश में रहते हैं भाई उसका कर्ज तो अदा करना है, तो सोचना जरूरी है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने भारत तो लिखा ही। तो स्टीम में 5 वर्ड है, STEAM। एस फॉर सूची, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि का। ओके टी मतलब तो है, जल का पर्यायवाची शब्द है। ई मतलब अर्थ, पृथ्वी। ए अंबर, जो आकाश, वायु है। जी और उसके बाद एम मारुति, मतलब वायु। टोटल मिला के 5 वर्ड हैं जिनका ये पर्यायवाची शब्द। इसमें मुझे 6 महीने लगे, इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि लक्ष्य बनाने में चाहे महीने कितने भी लग जाए, समय कितना भी लग रहा है, लेकिन आपका कंक्रीट बनना चाहिए, जी बिल्कुल सॉलिड। और वो ऐसा नहीं कि आज ये है कल ये होगा, नहीं। फिर मैंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया 2021 में, और कंपनी शुरुआत करी, गुड्स परचेजिंग करी। जी धीरे 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 चीज़ें डेवलप हुई। 2022 में फिर मैंने अपनी फर्म फार्मोस फार्मेसी के नाम से मेरठ में ये ओपन करी। धीरे से सब चीज़ें मैच करता गया, जो डॉक्टर से मिलना था वो अपने फार्मेसी में ऐड करता चला गया, और स्टीम भारत भी पैरेलल चलती रही। तो दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चला था। गलतियों से हमेशा सीखना है। ओके। तो हेमंत भाई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ, आपने ओपनली बहुत सारी चीज़ें हमारे मतलब ऑडियंस को बताई इस बारे में। तो अब मतलब जैसे अब हम क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं इस इंटरव्यू के, तो मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस इंटरव्यू के लेके, और आप दर्शक जो हमारे सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, तो उनके लिए कोई आप आखिरी मैसेज, कोई अंतिम मैसेज, कोई पूरा क्रक्स आप कुछ ऐसा देना चाहते हो, वन लाइनर, तो उसके बारे में थोड़ा सा। आपका इंटरव्यू कैसा रहा ये वाला? आपको कैसा, आपने क्या चीज, आपने जो एक्सपेक्ट करी थी वो थी या नहीं थी? आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज कोई आपको लगी होगी, नहीं यार ये चीज अच्छी लगी, बड़ा अच्छा लगा, या कोई चीज बुरी लगी, कोई एनीथिंग जो आप चाहते हैं, या कोई चीज आप बताना चाहते हैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं पूछ पाया मैं क्वेश्चन में, तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। सौरभ भाई, सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतना समय दिया, ठीक है। और इंटरव्यू काफी बड़ा हो गया जैसा कि मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग सुन रहे हैं अभी तक लास्ट तक भी, थैंक्स, हैट्स ऑफ भाई, क्योंकि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए भी समय लगता है। जो आप इसे 1 घंटे में सुन रहे हैं, मैंने वहां तक पहुंचने के लिए 12 साल। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप 1 घंटे में सुन रहे हैं, मैंने वहां पहुंचने के लिए 12 साल। लक्ष्य चेंज मत करना, परेशानियां आएंगी, टिके रहना, जरूर सक्सेस मिलेगी। अगर कोई बी फॉर्म स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, वाइड फील्ड है, जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना मेहनत कर सकते हो उतना रिजल्ट सीख लेगा। गलतियां करना, डरना मत, करो, उनसे सीखना है, लेकिन उनसे सीखना है। जो हेल्प ले सकते हो वो हेल्प लो, डेवलप करो अपने आप को। चीज़ें होंगी और होती हैं। अगर आप एक बार सक्सेस नहीं होते तो नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहना, बोला मैं दोबारा भी करूँगा। लेकिन उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ इनोवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहले किया वही होना चाहिए। इनोवेशन एक छोटी सी वर्ड है, लेकिन उसे डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा। बेटर देन यस्टरडे, जो आपने लास्ट टाइम किया था उससे थोड़ा सा बेटर करना है, दैट इज इनोवेशन। तो मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है हर रोज कुछ ना कुछ एडिशनल होना चाहिए। एक दिन में चीजें नहीं होती सर, एक दिन में नहीं होंगी, आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। और जो आज मैं बाद में सीखा बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे पहले समझ में आ जानी चाहिए, वो चीज मैं जरूर बताना चाहूँगा। सर, कंफर्टेबल जोन छोड़ देना, जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतनी जल्दी आगे पहुंचोगे। आप अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो दबा के रखेगा आपको। वो आपकी जो चीजें होंगी ना, जो आपका कैलिबर होगा वो हमेशा से दबाए, आपका जो बेटर पार्ट होगा वो उसे शाइन होने ही नहीं देगा अगर आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आओगे। कुछ चीजें और मैं एडिशन करूंगा। जो बी फॉर्म 4th ईयर में है उनकी बी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। सर, बुक्स पढ़ना मत छोड़ना, अच्छी बुक्स जरूर पढ़ना, वो आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगे। आप कोई भी बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ना, वो आपको सिखाएगी कि कैसे उन चीज़ों में लोगों ने करी। मैंने भी बहुत सारी बुक पढ़ी, तब जाके वो चीज़ें हुई। उन बुक्स में कुछ कोई नाम, कोई किताब ऐसी जो आप हाँ, जैसे कि एक सबसे पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी, यू कैन विन। हाँ, शिव खेला की बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी। उसकी फर्स्ट लाइन आज तक याद है, फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है उसकी, जीतने वाली कोई नया काम नहीं करते, बल्कि वो उसी काम को नए ढंग से करते। ये उसकी फर्स्ट लाइन है, टैग लाइन है उसकी, सब बहुत शानदार। हाँ, आपको सभी तरीके के लोग मिलेंगे और वो बुक आपको बहुत अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ना उसे। मैं डेफिनेटली उस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑडियंस के लिए। हाँ, तो वो चीज़ वास्तव में बहुत अच्छी रही। और इवन आज मैं आपको बात बताता हूँ, आज मेरी बेटी 6th क्लास में है, वो आज उसे पढ़ रही है। ग्रेट। मैंने जब वो बुक पढ़ी थी तब मैं बी फॉर्म 1st ईयर में था। आप सोचो कि आप, जब मुझे पता है तो मैंने अपनी बेटी को करीब कम से कम 7 से 8 साल पहले वो चीज़ पढ़ा। तो यानी कि उसके बाद में मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी,
जैसे कि द मैजिक थिंकिंग ऑफ बिग, आई हैव मैजिक थिंकिंग ऑफ बिग। हाँ, एक मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़ी थी, द विंग्स ऑफ फायर। ओके, द विंग्स ऑफ फायर। ये पढ़ी मैंने। और उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट करी थी विजय भव, ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, बहुत अच्छी बुक है। तो बुक पढ़ने की हैबिट डालनी बहुत अच्छी जी। तो जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो वो लैंग्वेज पकड़। अच्छा, सामने वाला क्या पढ़ रहा है उस वास्ते मतलब नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए। आपको हिंदी समझ में आती है, हिंदी में पढ़ लो। आपको अंग्रेजी समझ में आती है, आप अंग्रेजी पढ़ लो। मेरे पास कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हिंदी में है, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो शिव खेड़ा की बुक थी जीत आपकी, ये मैंने हिंदी में पढ़ी है। और हिंदी में वो बुक ऐसे पढ़ी है कि वो मेरी बेटी को समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने वो लाल पीली कर दी हुई अच्छे से पढ़ी, मार्क कर करके। उसे पढ़ना मुश्किल है इतनी गंदी कर रही है, लेकिन वो मैंने ड्रीम में उतारी बिल्कुल। हाँ, ये चीजें वो सिखाएगी आपको। और जो किताब आप एक बार पढ़ो से फेंकना मत, अपने पास रखो। जब भी आप खोलोगे ना 5 साल बाद उसमें से कुछ नई चीज निकलेगी। एक बुक एक बार में समझ में नहीं आती है। सही बात है। तो आप बुक पढ़ते रहिए, काफी अच्छी चीजें हैं। बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम टू टाइम जो नई लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, आप अपने बी फार्म के करने के बाद में कहाँ कहाँ निकल सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हेडल्स रहती हैं जिसे आप ओवर थ्रो करके आगे निकल सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको टेक केयर कैसे करना है। आप बेस्ट लिंक जो होता है वो कहाँ से मिल सकता है, वो आप चैनल सब्सक्राइब करिए एक बार, उससे आपको हेल्प मिले। टाइम टू टाइम नई चीज़ें जब डेवलप हो रही हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन फॉरेन कंट्री में कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना। अभी जैसे कि मार्केट में एक टूल्स आ रहा है, पिछले काफी टाइम से आप सुन भी रहे होंगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है, तो वो सौरभ भाई बता रहे थे, कुछ 2-3 चीजें थी उसमें भी, वो आप कैसे करना है। डिजिटल मार्केटिंग आ रही है बहुत ज्यादा, अब डिजिटल मार्केटिंग का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपना कैरियर भी डेवलप कर सकते हैं, तो वो चीज के लिए एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना, उससे आपको हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सौरभ भाई। और जो ऑडियंस अभी तक मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मेरी आवाज सुन रही है, मेरी तरफ से हृदय से उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी चीजें रहती हैं, हार नहीं मान, कमबैक होगा और जरूर होगा। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। और अगर मेरी कंपनी के बारे में चाहते हैं जी बताइए कुछ कह रहे थे। मैं वही कह रहा था कि आपकी जो कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अगर 1-2 लाइन बताना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट्स है, किस चीज में काम आते हैं, कैसे, मतलब सौरभ भाई, उसमें मैंने जो कंपनी है अपनी, वो मेरी कंपनी आयुर्वेदिक कंपनी स्टीम भारत आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स के नाम से पूरी कंपनी है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज भी है उसका, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि 2021 में मैंने कंपनी का उद्घाटन किया है, कंपनी स्टार्ट करी है। अभी मेरे पास 16 से 17 ब्रांड हैं। मार्केट में जो चलते हैं सही से वो 7 से 8 ब्रांड चलते हैं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, सच से शुरू करना है। तो बेसिकली चलते हैं रूटीन में तो 7 से 8 ब्रांड चलते हैं सर, उसी से मेरा रेवेन्यू चलता है बस। बाकी तो कुछ ब्रांड है वो तो ऑन और ऑफ में रहते हैं, सीजनल ब्रांड्स में। तो जैसे कि सिंपल ब्रांड्स हैं, जैसे मेरा कफ सिरप आता है, बहुत अच्छा चलता है, कास्ट केयर के नाम से, और लिवर टॉनिक भी हैं 2-3, और ये सब चीजें हैं, काफी अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने समय दिया, आभारी हूँ आपका इसी चीज के लिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हेमंत भाई। जय हिंद, जय भारत। और सभी ऑडियंस को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ तक सुना इसके लिए। और आगे भी हम इसी तरह के इंटरव्यू लेके आते रहेंगे। इसी तरह के जो वेटरन स्पीकर हैं, हेमंत गुप्ता जैसे, वो हमारे पास में एक मतलब भाई जी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क में सक्सेसफुल लोग बड़े बड़े हैं, तो उन सब का एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा इसी चैनल के माध्यम से। जब तक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई आपका क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में जरूर डालिए। अगर आपका कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो हम उन सभी आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसी के साथ ये एपिसोड बंद करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस इंटरव्यू में हमने देखा कि हेमंत जी ने एक चुनौतीपूर्ण रास्ता तय किया, लेकिन हेमंत की तरह जुनून और ज्ञान के साथ कोई भी इसे पार कर सकता है। और हमारे जो साथी, जो दोस्त बिजनेसमैन बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, उन्हें अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए और लगातार धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हेमंत जी की। हेमंत जी कंपनी स्टीम भारत के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहां से आपको और भी ज्यादा जानकारियां प्राप्त होगी। इसके अलावा इस इंटरव्यू को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हेमंत के अनुभव से सीख सके और अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तो आखिर में एक बार फिर से हेमंत जी को शानदार इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं किसी नए ज्ञानवर्धक इंटरव्यू के साथ। जब तक गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो।